नमस्कार सभी को। मैं ये वीडियो अपनी नोटसेट की जर्नी के बारे में बताने के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो से आपको मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको वो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जिनसे हर एक नोटसेट एस्पिरेंट डाउट्स में रहता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि मेरा वीडियो सफल रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हर एक बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि मैंने किस प्रकार तैयारी की, मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैंने कौन सी कोचिंग की, मैंने कौन सी बुक को प्रिपेयर किया। उसके लिए जो भी मैं बताऊंगा, मैं मेरे मन में जो है उनके अलावा जो मैंने किया है, जो कोचिंग की है, जहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, वो मैं आपको रियलिटी के साथ और रीज़न के साथ बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम विकास बुढ़ानिया है और मैंने नॉर्सेट 8 में 870 रैंक हासिल की है और जिससे मेरे को दिल्ली एम्स अलॉट हुआ है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक नॉर्सेट एस्पिरेंट का रहता है कि कोचिंग कौन सी की आपने। तो मैंने कंसेप्ट आरएनए जयपुर से ऑनलाइन कोर्सेज परचेज किया था और उसके बाद में उससे पर्टिकुलर मैंने कोचिंग की है और उससे ही मैंने रिवीजन किया है। और आपको कोई भी कोचिंग कर लो, लेकिन आपको उस कोचिंग पे विश्वास करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले उस कोचिंग के नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप उसके नोट्स बनाओगे, उनको पर्टिकुलर रिवीजन का टाइम दोगे, तो आपको डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपको कोई भी टॉपर्स अगर आपको कोचिंग प्रेफर करता है या कोई भी सिलेक्टेड बंदा आपको कोचिंग प्रेफर करता है तो आपको वो गलत नहीं बताएगा। वो आपको एक सही राय देगा अगर आप उसकी मानते हो तो। अगर आपने कोचिंग कर रखी है, चाहे जहाँ से भी कर रखी है, अगर आपने कोचिंग कर ली तो अब आपको किस प्रकार तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहता है बेस्ट कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है। अब आप कोई सी भी कोचिंग से कर रहे हो, अगर आपको उस कोचिंग के बारे में समझ में आ रहा है, उस कोचिंग से आपको पढ़ने में बेनिफिट हो रहा है, तो आपकी कोचिंग गलत नहीं है। मेरी वजह से किसी की कोचिंग चेंज करने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए। जैसे भी जहाँ से भी कर ली। और फ्रेशर के लिए जो मैं राय दूंगा, और जो एक बार बार कोचिंग कर रहा है, बार बार सेलेक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए भी मैं अलग से राय दूंगा। ये लास्ट में रहेगा। सबसे पहले मैंने मेरी कोचिंग के बारे में आपको बताया, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर किसी का टेस्ट सीरीज बिना सिलेक्शन होता है तो उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन पर्टिकुलर जो एक थीम बता रखी है, जो नोटसेट का एक रोड मैप है, उसमें एक टेस्ट सीरीज का नाम भी आता है। उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज टीएनसी की प्रिपेयर की थी और उसका भी मैं रीज़न बता दूंगा आपको क्यों टीएनसी क्यों ही टीएनसी को अपन ने प्रिपेयर किया है। टीएनसी को इसलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि उसका शाम को रात को 11 बजे डेली उसकी रैंक आपको अलॉट होगी। उससे आपको ये पता लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैंने कितनी तैयारी कर ली है, और मेरे को रैंक से ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार मेरी तैयारी चल रही है। इसलिए मैंने टीएनसी को ज़्यादा प्रीफर माना है। बाकी कुछ टेस्ट सीरीज में होता होगा रैंक का, लेकिन मेरे को टीएनसी का जितना पता है मैं आपको टीएनसी के लिए प्रीफर करूँगा। उसके बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन आपका हमेशा ये रहता है कि बुक्स से आपने कौन सी फॉलो की। तो बुक्स के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको पर्टिकुलर एक पीआर यादव आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो वो आपको पीआर यादव में आपको मिल जाएंगे। और पीआर यादव से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे और उसके साथ साथ में ऐसे भी पता लगेगा कि आपको टॉपिक कौन सा क्लियर है या नहीं है। अगर आपको जो टॉपिक क्लियर नहीं है उसका आप पुनः रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड बुक अगर आपको पीआर यादव कंप्लीट कर लेते हो तो आपको टारगेट हाई के लिए देखना चाहिए। टारगेट आई में भी आप काफ़ी कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो काफ़ी हद तक आप उसके गोल्डन पॉइंट्स और पीछे दिए हुए PYQ और उसके जो साइड बॉक्स में जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप कवर कर कीजिए। अगर आप उनको पढ़ते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा टॉपिक कवर करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन से ही वही अटेंड करो। मैंने पहले पीआर यादव का नाम लिया, तो आप उस पीआर यादव को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में टारगेट आई पे आइए और उसके भी बॉक्स पढ़िए, गोल्डन पॉइंट पढ़िए, उसके बाद में आपको एक सारांश मिल जाएगा।
उसके बाद में आपको स्टडी हावर्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो मेरे मानने में स्टडी हावर्स का कोई फिक्स नहीं होता। आप खाने पीने रहने सोने उनके अलावा जो टाइम बचता है उसे पढ़ाई में लगाइए, अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद में स्टडी शेड्यूल क्या होता है कि सबसे पहले अपनी कोचिंग कंप्लीट कीजिए। जो भी फ्रेशर है उसके लिए भी यही बात लागू होती है कि सबसे पहले अपनी कोचिंग कंप्लीट कर लेना चाहिए। और अपनी कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में उससे बनाए हुए खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स को ही पढ़ना चाहिए। खुद के बनाए हुए हाथ के नोट्स पढ़ने से काफ़ी बेनिफिट होता है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वो दूसरे के नोट्स पढ़ के सिलेक्शन लेने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। क्यों जैसे मैंने किया है वैसे मैं आपको एक राय दूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाइए। अगर आप जब तक आप जिस सब्जेक्ट के खुद नोट्स नहीं बनाते तो आप उस सब्जेक्ट को जान नहीं पाओगे। उसके बाद में उसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद में आपको जो भी बुक फॉलो करें, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने होनी चाहिए वो मैंने आपको बुक बताई है। लेकिन अगर आप वो फॉलो नहीं करना चाहते, दूसरी करना चाहते हो, लेकिन पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के उस जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन कीजिए उसी सब्जेक्ट से। उसके बाद में आपको एक डेली एक टेस्ट देना है। ये आपके लिए एक ऐसे मान लीजिए, मेरी राय मान लीजिए या मेरा एडवाइस मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर डेली एक टेस्ट दोगे तो उससे आपको एक असेसमेंट होगा। जैसी भी आपकी तैयारी है, जिस स्टेज पे ही तैयारी है आपकी, फ्रेशर हो रिपीटर हो जो भी हो, आपको अगर डेली एक टेस्ट देना है तो देना ही है। और अगर आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को फॉलो करते हो तो आपको मैं कहता हूँ 6 महीने से ज़्यादा आपको एक नोट सेट की तैयारी के लिए नहीं चाहिए, अगर आप डेली टेस्ट देते हो तो। अगर आप डेली नहीं देते हो तो मैं नहीं कह सकता कि आपको 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे इंटरव्यू का ये मेन मोटो यही है कि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता कि वीडियो बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं एक आपको ये है कि मेरे वीडियो से किसी को हेल्प मिले, ये मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको एक एडवाइस दी है कि आपको एक डेली टेस्ट देना है। डेली से क्या होगा कि आपको खुद का असेसमेंट पता लगेगा। और जो एग्ज़ाम में अपने को क्या करना होता है, एग्ज़ाम में अपने को टेस्ट देना होता है, नहीं कि वहाँ पे कुछ लिख के आना है, नहीं उसके वहाँ पे कोई आपने को कोई बोल के सुनाना है कि भाई कैसा पढ़ रखा है, कहाँ तक पढ़ रखा है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, कहाँ से कोचिंग कर रखी है, कहाँ से टेस्ट सीरीज पढ़ी, ये कोई नहीं पूछता आपको। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको वो टेस्ट या चाहे कोई एग्ज़ाम हो वो डेफिनेटली फाइट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको टेस्ट देने के बाद में उसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका इवैल्यूएशन करोगे तब आपको पता लगेगा कि मेरी कहाँ कमज़ोरी रह रही है, मेरी कहाँ रैंक में पीछे मैं क्यों आ रहा हूँ, उसका पता लगेगा। अगर रॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप लिखने की प्रैक्टिस डालोगे, एक बुक्स डालोगे कि भाई इसमें डाउट की बुक है, कॉपी है, तो अपनी उससे आप असेसमेंट कर पाओगे कि ये मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये कारण जान पाओगे। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन से आप काफ़ी टॉपिक को पढ़ पाओगे। और उससे जैसे एक क्वेश्चन ईसीजी का गलत होता है तो आप ईसीजी पूरी कंप्लीट पढ़िए, क्योंकि आपकी अगर ईसीजी कंप्लीट आती तो आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। इसलिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी, पर्टिकुलर टॉपिक का भी पता लग जाएगा कि मेरे को कहाँ कैसे पढ़ना चाहिए। अगर एक बार कंप्लीट आपका रिवीजन हो गया तो दूसरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट में जो गलत होते हैं उस टॉपिक पे ही जोर दीजिए। ये मेरी बात जिसको समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से ये इंटरव्यू काफ़ी आपके हेल्पफुल होगा। उसके बाद में मैंने ये आपको स्टडी शेड्यूल बताया था कि फर्स्ट कंप्लीट द कोचिंग, देन रिवीजन, देन डेली वन टेस्ट, देन टेस्ट सॉल्यूशन, देन वन सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट में वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक्स हैं, उनको एक साइड में लिखिए। उनसे पता कीजिए कि जो मैंने कितने टॉपिक को कवर किया है, किस टॉपिक को मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन गलत हुआ था, काफ़ी टाइम से गलत हो रहा है, क्या अब मेरे को ये टॉपिक आने लग गया। जब तक आपको उस टॉपिक में से क्लियरिटी न मिले तब तक उस टॉपिक को आप छोड़िए मत। उसके बाद में बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का रहता है कि स्टूडेंट का रहता है कि पीवाईक्यू कहाँ से करें। पीवाईक्यू जहाँ से भी आपको मिले, यूट्यूब पे जो भी वीडियो मिले आप पीवाईक्यू का कंप्लीट कीजिए। टीएनसी की यूट्यूब वीडियो है, उसमें आपको नोट सेट 1 से लेके नोट सेट 5 तक आपको उसके कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे। और अदर कोचिंग से भी आप देख सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा कि जहाँ से भी आपको पीवाईक्यू को ज़्यादातर मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि आपसे जैसे कोई पीडीएफ से पढ़ोगे तो इतना वो इंटरेस्टिव नहीं रहता पीवाईक्यू करना। पीवाईक्यू जो जहाँ से मैंने किए जैसे करने चाहिए वो मैं प्रेफरेंस आपको दूंगा कि आप यूट्यूब वीडियो पे देखें कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा और कंप्लीट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन से जो पीडीएफ बनाता है उसके पास सारे नहीं रहते, लेकिन यूट्यूब पे जैसे अभी अब नोट सेट 7 हुआ है तो उसके लगभग कंप्लीट क्वेश्चन कभी नहीं मिलते, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए हर कोचिंग से, हर वीडियो से आप देख सकते हो कि पीवाईक्यू जहाँ से भी मिले उस पीवाईक्यू को आप अटैम्प्ट कीजिए, बार बार अटैम्प्ट कीजिए। जितनी बार पीवाईक्यू करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा कभी, लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको ये पता लग जाएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नोट सेट हर बार पूछता है।
और अगर नोट सेट का ये पता लग गया आपको कि कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफरेंस दूंगा कि आप अच्छे से PYQ करिए। PYQ करो तो उसके टॉपिक्स का पता रहना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्या है। उसके बाद में आपको नेगेटिव मार्किंग, अगला क्वेश्चन रहता है नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कैसे करें। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल का मैंने पहले ही निचोड़ बता दिया था आपको कि आपको एक टेस्ट डेली का देना है और उसमें जो गलत होता है उसको आप लिखिए और उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में अभी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। लोग कहेंगे नेगेटिव मार्किंग कंप्लीट करने का तरीका ये है वो है, कुछ नहीं है। एक ही तरीका है, रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद में टेस्ट दो। टेस्ट में जो गलत होते हैं उनको अगर आप दोबारा गलती नहीं करोगे तो आपके नेगेटिव होंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। ये वीडियो आपको तब भी काम आएगा जब आप टेस्ट देने से, एग्ज़ाम देने से पहले दिन देख के जाते हो, तो भी ये बेनिफिट रहेगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, प्री और मेंस का दोनों का क्वेश्चन आंसर अलग अलग होगा। प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे SC ST है तो उनको क्वेश्चन का लेवल क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि उनके कम में सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे जैसे कैटेगरी अपर जाती है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तब भी ज़्यादा सही होने के, उसमें से लगभग सही होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। इसलिए आपको पर्टिकुलर 80 क्वेश्चन और ज़्यादा अगर अच्छी तैयारी है तो 90 क्वेश्चन तक आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, फुल अगर तैयारी हो तो। लेकिन अगर 75 प्लस अगर आप सोच लेके चलते हो, जो भी कैटेगरी है 70 और 75 से ज़्यादा, तो आपकी सोच वो सही है। और आप उसको अटेम्प्ट करने का भी वीडियो आप मेरे को अगर कहोगे तो आगे वीडियो ये सर से बोल के आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी सेक्शन से कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट का करने का तरीका और एक तैयारी करने का तरीका, ये दोनों ये अलग एक स्ट्रेटजी है। ये हर बच्चे को पता नहीं होती। वो बच्चा शुरू से यही तैयारी में लगा रहता है, मेरे को तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, ये इन्हीं में काम नहीं चलता। ये भी एक अलग मिथ है कि आपको किस प्रकार टेस्ट की अटेम्प्टिंग, एग्ज़ाम की अटेम्प्टिंग करनी है, और उससे काफ़ी बेनिफिट होता है और काफ़ी निखार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता कि किस प्रकार अटेम्प्टिंग करनी होती है। ये अटेम्प्ट अगर जिसको आ गया और जिसने सीख लिया उसको सिलेक्शन के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको अटेम्प्टिंग भी जाननी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अटेम्प्टिंग किस प्रकार करनी होती है वो अटेम्प्टिंग भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आप एग्ज़ाम के एक अलग राय पे चले जाते हैं कि इस प्रकार अपने को ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। मतलब 3-4 इसमें थीम बनती है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी थीम ये बनती है कि कौन से क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए, किस प्रकार अपने को उस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन रहा आपका कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट रहे प्री में। मेंस में आपको क्वेश्चन से 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 120 में जैसे फुल कॉन्फिडेंस हो, 120 वाले क्वेश्चन प्लस अगर आप करते हैं तो आप अच्छी रैंक में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसमें काफ़ी आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे। कोई 125 बताएगा, कोई 130 बताएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 120 से नीचे करना तो सही नहीं रहता मेंस के लिए। उसके बाद में कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में ये क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में अपने को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। वो उसका मैंने आपको आंसर दे दिया कि सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए। ये कंप्लीट मतलब ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो वो लगभग सबकी सेम रहती हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। एक फ्रेशर होता है उसको थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करना पड़ता है, बाकी टेस्ट उसको भी देना पड़ता है। जो रिपीटर है, बार बार तैयारी कर रहा है, उसको भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो आपको एक कॉन्फिडेंस का लेवल अपर होगा। आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो जूनियर हो चाहे वो फ्रेशर हो, उसको क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करनी ही पड़ती है, क्वेश्चन करने का तरीका आना ही चाहिए। उसके बाद में आपको एक डाउट रहता है जो मैं मेरे एड ऑन बता रहा हूँ कि नॉन नर्सिंग का एक अलग बच्चों के रहता है कि किस प्रकार हम करना चाहिए उसको। नॉन नर्सिंग के लिए सर ये BK जायसवाल सर का ये वीडियो आपको मिल जाएगा इसमें कि नॉन नर्सिंग कहाँ से करनी चाहिए। इन सर से ही मैंने ये देखा था कि कहाँ से करनी चाहिए। इन्होंने बताया PR यादव एक 3rd एडिशन आता है तो उसमें PYQ भी दिए होते हैं और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है, जिससे आपको ज़्यादा नहीं तो उसमें से कम PYQ और जो सर का एक वीडियो आपको अपलोड मिलेगा इनके चैनल पे ही कि उसमें से कौन से क्वेश्चन आपको हार्ड एंड फास्ट करने ही करने हैं, ज़रूर करने हैं। आपको नॉन नर्सिंग का इतना लोड नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉन नर्सिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको आप कम से कम करना चाहें तो चलेगा, क्योंकि उसमें अगर आप अंतिम 1 महीने में भी अच्छे से आपने उसकी प्रिपरेशन कर ली 2 महीने के लिए तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा साथ में करने की
ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, कई बार थोड़े मैथ के ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार रीजनिंग के ज़्यादा आ जाते हैं, और कई बार करंट जीके भी आ जाता है। और सर के जो आप जो ये सर का वीडियो, ये सर का चैनल है, ये फॉलो करते रहिए। इसमें काफ़ी आपको करंट जीके के वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो मैंने देखे हैं और मेरे को जो बेनिफिट मिला है, इसलिए मैंने सर को काफ़ी धन्यवाद दिया था और सर को बताया था कि आपके करंट वीडियोज़ से, ये करंट जो अफेयर्स हैं, इनके राय से, नॉन नर्सिंग की राय से मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला है। और मैं सभी को राय देना चाहूँगा कि आप सर के चैनल को फॉलो कीजिए और आपके सर की जो वीडियोज़ अपलोड है उनको ध्यान से देखिए, उनमें आपको काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैंने नॉन नर्सिंग का भी आपको बताने की कोशिश की है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि फर्स्ट रिवीजन वन सब्जेक्ट देन कंप्लीट, और इसमें जो आपको सब्जेक्ट कौन से पहले कंप्लीट करने चाहिए, उसमें जो वेटेज ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, वो जो मेजर सब्जेक्ट होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। माइनर सब्जेक्ट को देखना पढ़ना ज़रूर चाहिए, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए तो चल जाएगा उनसे काम। लेकिन मेजर सब्जेक्ट को आप बार बार देखोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, तभी काम बनेगा। उसके बाद में आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आपके मोटिवेशन का कारण क्या है। मोटिवेशन मेरे अकॉर्डिंग, मोटिवेशन आप खुद अपने लिए खुद मोटिवेशन हो कि अगर आपको उनसे अलग बैठना है, उनसे अलग कुछ करके दिखाना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। और अगर आपको आपका ड्रीम हासिल हो जाता है तो वो आपको एक ईगो हाई पे लेके चला जाता है कि अगर जब तक आप अपने ड्रीम को हासिल नहीं करते हैं, जैसे आपने ड्रीम लिया है, अगर आप उसको हासिल नहीं करोगे तो आप अपने को फेलियर समझोगे। और मेरे अकॉर्डिंग इंसान को इस ज़िंदगी में आया और अपना ड्रीम लिया है और ड्रीम को कंप्लीट नहीं करता है, तो वो फेलियर वो पूरी ज़िंदगी परेशान करता है। इसलिए आप ऐसा कंडीशन में क्यों जाओ कि आपको ऐसे कभी लगने लगे कि मैं फेलियर हूँ। तो उससे अच्छा है कि आपका यही मोटिवेशन रहना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो ड्रीम्स पाल रखे हैं, मैं उसको कंप्लीट करूँ। और जैसे भी जो ड्रीम्स आप कंप्लीट करोगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग भी देखने को मिलेगी। यही मोटिवेशन है, इसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं है। आप अपनी फैमिली और अपने खुद के लिए एक मोटिवेशन हो। और अगर आपने अगर ड्रीम्स कंप्लीट किया है तो अपने आप आपको एक अलग फीलिंग्स देखने को मिलेगी, अलग ही आपको एक इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये मानना होता है। और बाकी मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए कि मोटिवेशन वीडियो देखना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको खुद को मोटिवेशन ऐसे होना चाहिए कि आई प्रूव दिस, आई कंप्लीट माई ड्रीम्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो है अपकमिंग नोटसेट 9 के लिए मैं रोड मैप बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। नोटसेट 9 के लिए जो एक फ्रेशर बच्चा है उसको सबसे पहले अपनी कोचिंग कंप्लीट करके उसका रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद में जो उस टॉपिक में से जो कमज़ोर टॉपिक है उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड उस सब्जेक्ट से पहले मैं ये कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कीजिए। आप एक साथ 2-3 सब्जेक्ट करोगे तो आप मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने किया है वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है, उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन करने होते हैं और उसके क्वेश्चन करने के बाद में आपको उसको असेसमेंट करना होता है कि मेरे कौन सा टॉपिक वीक रहा है। उसको अलग से उसी टाइम उस पर लिख देना चाहिए कि मेरा ये वीक टॉपिक रहा है, मैं इसे दोबारा रिवीजन दूंगा और दोबारा इसके एमसीक्यू करूँगा। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो एक फ्रेशर बच्चा कम से कम 6 महीने में आराम से अपनी सफलता हासिल कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ रिपीटर्स के लिए, जिन्होंने कोचिंग कंप्लीट कर ली, रिवीजन कंप्लीट कर लिया, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप एक टेस्ट डेली देते हैं, उसका इवैल्यूएशन करें। और उसके अलावा आप एक बुक्स जो एड कंप्लीट होगी उसको छोड़ें, दूसरी नई बुक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। उसके लिए मैं जैसे मेंस की भी तैयारी हो जाएगी और एक अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए मैं मौजवी बुक आपको प्रीफर करूँगा। और अगर मौजवी आपसे ऐसे हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे किसी से ये मौजवी नाम देख के ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी हाई फाई बुक है। लेकिन अगर आपको इसको आसान बनाना है तो टीएनसी की अवधेश सर की क्लासेज आप मौजवी की कंप्लीट कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आपको ऐसे भी फीलिंग होगी कि यार मैंने कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक्स का रिवीजन किया और एक कंप्लीट इवैल्यूएशन किया है कि मैंने किस प्रकार पढ़ा है और यहाँ पे मौजवी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका किस प्रकार आंसर देना होता है। और उनसे अपने को रिवीजन रिपीटेशन देखने को मिलेगा कि वो टॉपिक भी दोबारा आएंगे जो टॉपिक आपके वीक रहे हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं रिपीटर्स के लिए मौजवी बुक प्रीफर करना चाहूँगा कि उसे जो सब्जेक्ट का बुक कंप्लीट होगी तो बार बार उसका करने का कोई सारांश नहीं रहता, इसलिए आप एक नई बुक प्रीफर कीजिए। उसके बाद में आपको मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि जो फ्यू नंबर से रह जाते हैं हर बार, उनके लिए मैं एक 2 लाइन बताना चाहूँगा कि आपको कमज़ोरी कहाँ है उसको ढूंढो।
पहली बात, जो आपको वीक टॉपिक हैं उनको अलग से लिखो, उन वीक टॉपिक्स पे पकड़ बनाओ। आप बार बार वो इजी टॉपिक्स को पकड़ के पढ़ के हर बार अपने को सेटिस्फेक्शन मत दो। जो आपके वीक टॉपिक हैं उन पे पकड़ बनाओ, दोबारा उन्हीं को पढ़ो। आपको कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको ऐसे फील होगा कि मेरा ये रह गया वो रह गया। आप अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन पे पकड़ कीजिए और एमसीक्यू डेली डालिए। आपका हर कंडीशन में सफलता आपको हासिल होगी। उसके बाद में आपको फ्रेशर्स के लिए जो एडवाइस है तो वो आपको मैंने बता दी है। उसके बाद में आपको मैं मेरी तरफ से कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आपको मैंने बता दी है। उसके बाद में आपको मैं मेरी तरफ से कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं तो उसको आपको विश्वास, पहली बात आपको विश्वास करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर मैंने इस कोचिंग से कोचिंग की है तो उस कोचिंग के नोट्स पे विश्वास होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है कि इस कोचिंग से कर लिया तो उसने कहाँ से किया, इसने कहाँ से किया, ये ज़्यादा रहता है, मिथ रहता है ये। तो आपको इसको दूर हटाना है कि पर्टिकुलर एक जो कोचिंग कर ली तो उससे अपने को उस पर विश्वास रखना चाहिए। और अदर्स कोचिंग की बात करें तो सभी अपनी जगह सभी अच्छी कोचिंग्स हैं, और इसलिए आपको हर कोचिंग पे विश्वास, जो कोचिंग आपको कंप्लीट किया है उसको अच्छे से विश्वास रखें। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे ध्यान में है वो टीएनसी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट जो रियल में तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा वीडियो। रियल में अगर रियल का तैयारी करने का ये सेंस होता है कि कभी टेस्ट दे लिया कभी नहीं दे लिया, वो मेरे वीडियो से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो जिसने ये मेरे वीडियो देखने के बाद ये दृढ़ कर लिया कि आई डेली टेस्ट अटेम्प्ट टेस्ट, तो उससे काफ़ी बेनिफिट देखने को उसको मिलेगा। ये मैंने भी देखा है और आप इसको करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरी बात आपको सही नहीं लगती है तो आप 15-20 दिन ट्राई कीजिए, आपको मुश्किलें आएंगी 10-15 दिन। उसके बाद में अगर आपको ये अच्छी आदत बन गई तो आपको इस आने वाले 6 महीने में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको बुक्स है तो बुक्स से आपको थ्योरी पढ़ने की, अगर आपको लगे कि अपने कोचिंग में जो वीक टॉपिक्स हैं वो अपने कोचिंग से कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो आप सॉन्डर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप कंप्लीट सॉन्डर्स कीजिए, ये मैं आपको कभी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि कंप्लीट सॉन्डर्स के लिए कम से कम 6 महीने और ज़्यादा आपको एड ऑन करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको अच्छे से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, उसमें से आप जो अच्छे टॉपिक हैं जो क्रिटिकल केयर वगैरह है और जो इमरजेंसी केयर वगैरह है वो पढ़ सकते हैं। जिसके अलावा आपको जो वीक लगे वो टॉपिक पढ़ सकते हैं, कंप्लीट आप नहीं पढ़ पाओगे, ये मैं झूठी आपको दिलासा नहीं दूंगा। उसके बाद में आपको बुक्स क्या बता दिया, उस टेस्ट सीरीज़ का बता दिया और कोचिंग का बता दिया, और डेली आप अपने रूटीन फॉलो कीजिए। और आपको जब कोचिंग कर रहे हो, जब पढ़ रहे हो, जब आप एक ड्रीम लेके बैठे हो तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इससे आप घबराना नहीं है। और बच्चे क्या करते हैं कि रैंक से डर जाते हैं कि अपनी फर्स्ट में रैंक कैसी आएगी क्या नहीं आएगी, उससे नहीं डरना। जो बच्चा 25,000 से आके सेलेक्ट हो सकता है, जो 30-40 हज़ार में से 25,000 रैंक आती है, और वो बंदा आज आपके सामने वीडियो बना रहा है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबल है हर चीज़। शुरू में आपको कठिनाई महसूस होंगी कि आपको रैंक भी अच्छी नहीं आएगी, धीरे धीरे आप अगर इम्प्रूवमेंट लाते हो तो अंडर 100 में आपकी रैंक हर कोचिंग टेस्ट सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी, अगर आप डेली उसका रूटीन फॉलो करते हो। और अगर डेली रूटीन फॉलो नहीं करते हो तो अपने किसी को दोष नहीं दे सकते कि कई कहते हैं कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, अच्छी से पढ़ाई करते तो आप अगर ये रूटीन फॉलो करते हो तो मेरा मानना है कि आप एक नोट सेट में नहीं तो नेक्स्ट नोट सेट में कन्फर्म अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, अच्छी रैंक के साथ ले पाएंगे। ज़्यादा अच्छी रैंक के लिए भी आप मेहनत कीजिए, कम से कम आपको एक एम स्लॉट हो जाए वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप मेहनत ऊपर की कीजिए, कम से कम आपको एम स्लॉट हो जाए वो भी अच्छी बात है, इसलिए आपको लगातार मेहनत करते रहना है। मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। बाकी आपके जो भी डाउट हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कीजिएगा, और आपको मैंने जो भी बताया है वो एक आपके फ्रेशर और रिपीटर्स के अकॉर्डिंग बताया है, और फिर भी मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। और इसके अलावा जो डाउट्स रहते हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और लास्ट में मैं विक्की जायसवाल सर का काफ़ी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे मैं अपने जूनियर्स और क्लासमेट्स को हेल्प कर सकूं। और थैंक यू।
थैंक यू सो मच टू दिस नर्सेटेड सेलेक्टेड कैंडिडेट, अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेसन। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई करूं एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू देम जो फॉलो करके मैसेज करेंगे। एंड ऐसे ही काफ़ी सारे कैंडिडेट अपना जर्नी शेयर करने वाले हैं इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। थैंक यू।